ये अपना सिल्वर वेडिंग, ठीक है, 25वीं रजत जयंती जिसको बोलते हैं, 25वीं शादी की वर्षगांठ, ठीक है, जिसको सिल्वर वेडिंग इंग्लिश में और रजत जयंती बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये सिल्वर वेडिंग में जो पार्ट है, ठीक है, ये मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है और ये एक कहानी है, लिखी गई एक कहानी है, ठीक है। और इस कहानी में यशोधर पंत नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी 25वीं वर्षगांठ, मतलब शादी की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन किया गया है। और ये कहानी क्या है, इसी पर आधारित है। लेकिन इस पाठ में क्या है, पुरानी पीढ़ी और जो नई पीढ़ी है उनके अंतर विरोधों को दिखाया गया है कि दोनों में क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानता है, ठीक है। जब सेक्शन ऑफिसर मतलब एक विभाग के अधिकारी थे, वाईडी, इनको वाईडी पंत कहा जाता था, शॉर्ट नेम था इनका वाईडी, ठीक है। और यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, आखिरी फाइल थी उसको बांधा और मेज से देखा, ठीक है। तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। दफ्तर की जो घड़ी लगी हुई थी पुरानी थी, उसमें 5:25 बज रहे थे। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे और जो उन्होंने कलाई पर घड़ी बांध रखी थी उसमें 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया, ठीक है। पंत जी की क्या आदत थी, रेडियो समाचार सुनते थे तो उससे क्या करते थे, हमेशा अपनी घड़ी मैच करते थे, मिलाते थे और वो रेडियो समाचारों के टाइम को बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम मानते थे कि ये बिल्कुल सही टाइम है। तो उन्होंने अपनी कलाई की घड़ी को देखते हुए दीवार पर जो उनके ऑफिस में घड़ी टंगी हुई थी उसको सुस्त ठहराया कि बहुत धीरे चलती है, सही टाइम नहीं बताती है। फाइल उन्होंने आउटरे में डाली, ठीक है, और उन्होंने एक निगाह अपने माथ हथों मतलब जो उनके अधीन थे, जो उनके नीचे थे कर्मचारी, अधीन मतलब जो उनके अंडर में थे, ठीक है, उन पर डाली, जो मतलब उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते थे। यशोधर पंत जो अधिकारी थे, सिर्फ वो चाहते तो अपने अधिकारियों को, अपने अंडर में जो उनके अधिकारी थे उनको 5 बजे भी अपना ऑफिस वो ऑफ कर सकते थे, 5 बजे भी घर भेज सकते थे, लेकिन उनके कारण ही उनको 5:30 बजे तक ऑफिस में बैठे रहना पड़ता था। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की परंपरा चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की परंपरा किशन दा पांडे मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। पंडित यशोधर पंत का ये नियम था कि दिन भर चाहे उन्होंने अपने अधीनस्थों से, अपने कर्मचारियों से कितना भी रूखा सूखा व्यवहार कर लिया, लेकिन जाते समय वो कुछ ना कुछ हास परिहास जरूर करते थे, ठीक है। और ये किशन पांडे है, एक व्यक्ति है जो कि यशोधर पंत के आदर्श थे, वो उनके नियमों के अनुसार ही चलते थे, ठीक है। तो किशन दा की भी, जब उनसे पहले किशन दा अधिकारी थे यहाँ पर, तो वो भी, उनकी परंपरा भी क्या थी कि दिन भर हमने चाहे अपने कर्मचारियों के साथ कितना भी रूखा सूखा व्यवहार किया हो या कितना भी कठोर व्यवहार किया हो, लेकिन चलते चलते एक बार वातावरण को थोड़ा सा मनोरंजक पूर्ण वो बना लेते थे, मतलब थोड़ा हास परिहास मजाक कर लेते थे और सब हंस लेते थे। जाते समय एक बार ऑफिस में सब हंस लेते थे। तो ये एक परंपरा चलाई थी उनसे पहले जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, किशन दा, ठीक है। तो यशोधर पंत के वो आदर्श थे, तो वो भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जब भी ऑफिस का समय पूरा होता 5:30 बजते, तो वो चलते चलते सबसे मजाक कर लेते, ठीक है। और तो उन्होंने मजाक मजाक में कहा कि आप लोगों की देखा देखी जो इस सेक्शन की जो घड़ी है वो भी सुस्त हो गई है, ठीक है, इसलिए वापस
कल से जोश में आ जाना और अपना काम उसी जोश और उत्साह के साथ शुरू कर देना। फिर क्या था कि सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहर वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को, ठीक है, समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की एज यूजुअल, बोला बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है या नहीं। अब जो चड्डा साहब थे, छोकरे थे, नए नए युवा थे, डायरेक्ट सीधे असिस्टेंट की ग्रेड में ये आ गए थे। जो अधिकारी थे यशोधर पंत, उनके असिस्टेंट बन गए थे, ठीक है। वो क्या थे, उनकी पतलून कैसे होती थी, नीचे से चौड़ी, नीचे से जो मोहरी होती है ना, नीचे की लास्ट जो होती है वो चौड़ी मोहरी होती थी, ठीक है। और जूते कैसे पहनते थे, ये ऊंची एड़ी वाले जूते पहनते थे, जो कि मतलब पंत जी को ये क्या ना, सम हाउ इम्प्रॉपर, मतलब किसी ना किसी तरीके से इम्प्रॉपर, अच्छे नहीं लगते थे उनको, प्रॉपर नहीं लगते थे उनको, ठीक है। और थोड़ी सी बदतमीजी की, और लेकिन जो चड्डा था वो थोड़ा सा बदतमीज भी था, थोड़ी सी बदतमीजी से बात कर लेता था। उसने कह दिया कि एज यूजुअल, ठीक है, जैसा आपको लगे वैसा ठीक है, ठीक है। और उनका मजाक करते हुए कहता है, उनको कहता था बड़े बाऊ, ठीक है। वो उनकी चूनेदानी, चूनेदानी मतलब जो पान खाते हैं वो लोग उस चूने से चूना लगा के फिर पान खा लेते हैं। तो एक तो उन्होंने, चड्डा जी ने उनके चूनेदानी का मजाक उड़ाया और उनकी घड़ी का उपहास किया। उनकी घड़ी क्या थी, बहुत पुराने जमाने की थी, तो घड़ी का भी उन्होंने उपहास किया। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता, धृष्टता मतलब अशिष्टता, ठीक है, अशिष्टता को अनदेखा किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और ये कहा, जब चड्डा ने उनकी घड़ी का उपहास किया तो उन्होंने कहा कि मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, मेरी घड़ी एक एक मिनट का टाइम जो है वो बिल्कुल सही बताती है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर, मतलब कुछ और अशिष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह के धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था। अब उनसे कोई भी अशिष्ट व्यवहार थोड़ा करता था तो वो पहले तो विरोध करते थे, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया, कोई विरोध नहीं करते थे, ठीक है। फिर मन ही मन, लेकिन मन ही मन वो उस जमाने की याद जरूर करते थे कि जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे, उनको हमेशा दफ्तर में जब भी वो काम करते थे तो वो उनको भाई ना समझकर साहब ही समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है। चड्डा ने कहा कि जो घड़ी है बिल्कुल बहुत पुराने जमाने की है बड़े बाबू, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है, ठीक है, कि अब तो एक डिजिटल घड़ी ले लो, जापान की जो होगी वो आपको सस्ती मिल जाएगी, इस पुरानी घड़ी को उतार फेंको, ठीक है। फिर वो क्या कह रहे हैं, पंत जी कह रहे हैं कि ये जो घड़ी है मुझे शादी में मिली थी, ठीक है, हम पुरानी चाल के हैं और हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। उन्होंने भी नहले पे दहला मारा कि ये घड़ी जो है वो मुझे मेरी शादी के टाइम पर मिली थी, ये मेरी एक अनमोल याद है, इसको मैं नहीं फेंक सकता, लेकिन माना कि हम पुराने रिवाज के हैं, पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, ठीक है, और ये जो है मेरी घड़ी भी बहुत पुरानी है, लेकिन इतने सालों बाद आज तक बिल्कुल सही समय बता रही है। आपकी नई घड़ियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, जो 2 दिन आप लेके आए और वो 4 दिन बाद खराब हो जाती है, ठीक है, इतनी पुरानी है लेकिन आज भी बिल्कुल सही टाइम बताती है। फिर आगे कह रहे हैं कि इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। अब उनको याद आती है रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में जो थी, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त की थी। इसी के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था, और जब भी 2 वक्ता, जब भी मतलब उसके इनके स्कूल में कोई भी बात होती थी, ठीक है, जब नहले पर दहला यदि किसी ने मार दिया जाता था, एक की बात का बहुत और अच्छा सा उत्तर दे दिया, तो वहां पर क्या करते थे, दाद के तौर पर, वाहवाही के तौर पर दोनों एक दूसरे से हाथ बजाते थे, ताली मिलाते थे, ऐसे सामने वाला सुनने वाला भी और बोलने वाला भी।
समझ में आई बात? जैसे हम आज भी करते हैं कि यदि हम किसी को कुछ ज्यादा अच्छा कह देते हैं तो हम ताली, एक दूसरे से ताली बजा लेते हैं, उसका एक हाथ और हमारा एक हाथ, ठीक है। तो उनको पहले वाला जमाना याद आ गया जब वो ऐसी किसी से बात कह देते थे तो एक दूसरे पे दाद के तौर पर, मतलब वाहवाही के तौर पर या शाबाशी के तौर पर एक दूसरे से हाथ मिलाते थे। और वक्ता और श्रोता, बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों ठठाकर बहुत तेज हंसकर अपने हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां पर किशनदा रहते थे वहां पर भी थी। जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली। यशोधर जो थे वो क्या थे, यहाँ पर रोजी रोटी की तलाश में आए थे और इन्होंने मैट्रिक पास की थी और किशनदा के क्वार्टर में उनको शरण मिली थी, ठीक है। कभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे, ठीक है। किशनदा पहले कुंवारे थे और जो भी पहाड़ी इलाके से कितने ही लड़के ऐसे आते थे जो मतलब किशनदा के घर में यहाँ पर रह जाते थे। तो ये जो यशोधर पंत थे वो भी पहाड़ी इलाके से ही आए थे। मैस जैसी थी, उनका जो क्वार्टर था बिल्कुल मैस जैसे था, जहां पर मतलब खाना एक दूसरे क्या था वहां पर, मिलकर लाओ, सब लोग खाना मिलकर लाओ, मिलकर पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, ठीक है। जिस समय दिल्ली आ गए थे तो इनकी जो एज थी सरकारी नौकरी से थोड़ी कम थी, उस समय उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। कोशिश करने पर भी मतलब वो बॉय सर्विस, मतलब जो इधर उधर की फाइलें उधर उधर कर देता है, ठीक है ना, वो भी नहीं लग सकी। तब किशनदा ने क्या किया, उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया और यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके, ठीक है। हाँ बोलो। मेस का अर्थ क्या होता है? मेस का जो तुम्हारे पेइंग गेस्ट जो होते हैं, रूम पेइंग गेस्ट होटल होते हैं ना, जहाँ पर मतलब खाना बना बनाया मिल जाता है, लोग किराए पर रहते हैं, स्टूडेंट जो है वो किराए पर रह जाते हैं, एक रूम में 4-5 रह जाते हैं, मिलकर किराया बांट लेते हैं और उनको खाना वहीं पर मिल जाता है। देखा है, सुना है? नहीं, वो तो हॉस्टल हो गया ना। हॉस्टल ही हो गया, वो हॉस्टल में ऐसे होता है। लेकिन किशनदा के टाइम पर क्या था, उनको बनाने वाला कोई नहीं था वहां पर, उनको क्वार्टर को उन्होंने मेस जैसा बताया है जहां पर एक से ज्यादा लड़के रह जाते थे। हॉस्टल की तरह तो होता है मेस, ठीक है ना, जहां पर एक से ज्यादा लड़के रह जाते थे। लेकिन वहां पर नियम ये था कि खुद लाओ, खुद पकाओ, खुद खाओ। मेस जैसा क्यों बताया, क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा लड़के रहते थे, एक ही क्वार्टर में, एक ही रूम में वहां पर एक से ज्यादा बच्चे रहते थे। आई बात समझ में? यस। ठीक है। लेकिन वहां पर किशनदा का नियम क्या था, कोई बनाने वाला वहां पर नहीं था। बाद में तो रसोईया इनको बना दिया था, उस समय क्या था, सब लोग मिलकर लाते थे खाने का सामान, मिलकर ही पकाते थे और सब लोग मिलकर ही खाते थे। कोई एक वहां पर नियुक्त नहीं किया गया था। लेकिन जब इनको यशोधर पंत को नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने क्या किया, उसको रसोईया बनाकर रख लिया और 50 रुपए उनको उधार भी दे दिए कि वो क्या करे, अपने लिए कपड़े बनवा सके और जो बाकी पैसा बचे उसको गांव भेज सके, ठीक है। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। बाद में क्या किया, जो ये किशनदा, उन्होंने अपने ही दफ्तर में खुद से नीचे के कर्मचारी पर इनकी नौकरी लगवाई और दफ्तर में कैसे काम किया जाता है, कैसे रहा जाता है, क्या क्या बोला जाता है, क्या सीखा जाता है, ये सारी चीजें किशनदा ने ही यशोधर पंत को बताई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। बाकी बच्चों को कोई दिक्कत किसी को? सब समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। यस। अब चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? ठीक है, उनको पुरानी बात याद आ गई। दूसरे कर्मचारी थे मेनन। मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? ठीक है, यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा, जो मतलब उन्होंने चड्डा ने अपना उसका हाथ थाम लिया था वो वापस खींच लिया था और सक पका गए और मेनन की ओर देखकर बोले, नाउ लेट मी सी, मुझे देखने दो, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। समझ में आ गया उनकी मैरिज कब हुई? ठीक है,
yes, ma'am. 1947। फरवरी कौन सी थी? 6। सन कौन सा था? 1947। अब मेनन ने जल्दी से फौरन से हिसाब लगा लिया और चहक कर बोला, खुश होकर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, कि आज आपकी शादी की सालगिरह आपको मुबारक हो, ये दिन बार बार आए। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। पूरा हिसाब लगा लिया कि कितने साल हो गए शादी को, कि आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। शादी को पूरे 25 साल हो गए। अब यशोधर जी खुश होते हुए झेपे। खुश होए, झेपे मतलब थोड़े लजाए, शर्माए। झेपे और शर्माते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशन दास से ही सीखी थी। जो उन्होंने अदा सबके सामने दिखाई, थोड़ा सा मतलब खुश हुए, फिर शर्माए, ठीक है, फिर शर्माए, फिर खुश हुए, ये उन्होंने किससे सीखा था? किशन दास से। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट से, कि आज इनकी सिल्वर वेडिंग है, इसलिए इनसे अच्छे से पैसे ले ले, ज्यादा वाले, और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम कर दे। चाय पानी मतलब चाय नाश्ते का इंतजाम कर दे। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी सब क्या है, जो अंग्रेज लोग हैं उनके चौंचले हैं, उनके फालतू के काम है, हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग नहीं मनाते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव। कह रहा है कि आप है ना हमें ज्यादा चीजें, मतलब मिक्सचर मतलब थोड़ी सी ऊंची हाई क्वालिटी की जो कोल्ड ड्रिंक होती है, ठीक है, वो हमें मत पिलाइए, लेकिन चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, कि आपको हमें सिर्फ चाय मठड़ी और लड्डू सिर्फ इतना खिला दो, बस ज्यादा हमें नहीं खाना, ठीक है। इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है, और इन इतनी सी चीजों में आपका कौन सा बहुत सारा पैसा लगना है, ये चड्डा जी बोल रहे हैं। फिर आगे है कि यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला। पहले बटुआ निकाला, फिर बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, ठीक है, आप लोग चाय पीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, लेकिन हमारे लोगों में ये रिवाज ही नहीं है, ठीक है, ये रीति नहीं है, उस पर मैं इंसिस्ट करना, उस पर आप मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, दैट मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे कुछ इम्प्रॉपर सा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया, फिर बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके, कि आपने सिर्फ एक 10 का नोट दे दिया, 10 के नोट में क्या आएगा, हम क्या तो खाएंगे क्या पिएंगे, आप 30 रुपए दो तो भी चुग्गे भर का, एक थोड़ा सा ही, थोड़ी सी मात्रा में सारी चीजें आएंगी, और हम जितना कि चुग्गा खाया जाता है उतना ही हम खाएंगे, ठीक है, मतलब थोड़ी सी मात्रा में ही खाने पीने का सामान आएगा। कितने रुपयों में? 30 रुपयों में। और यशोधर जी ने निकाला था सिर्फ 10 का नोट। फिर आगे कह रहे हैं कि सारा सेक्शन जानता है, सारे सेक्शन के जितने भी कर्मचारी अधिकारी है, सबको पता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं, ठीक है, उनके बटुए में 100-150 रुपए हमेशा पड़े रहते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है, भले इनका डेली का खर्चा जो है नगण्य मतलब नहीं के बराबर है, वो उन 150 रुपए में से कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, ठीक है, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं होता है। गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, सेक्रेटरिएट मतलब सचिवालय जो वहां पर था, वहां पर पहले साइकिल से आते जाते थे, अब इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो है आधुनिक युवा हो चले हैं। पहले किससे जाते थे? वो साइकिल से आते जाते थे, अब पैदल चलने लगे हैं। क्यों पैदल चलने लगे हैं? क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो आधुनिक युवा हो चले, वो थोड़े मॉडर्न बन गए हैं, ठीक है, और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है, और उनके पिताजी यदि साइकिल पर जाए तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न हो गए हैं। जो अपने आप को ज्यादा आधुनिक दिखा रहा है, हर तरीके से अपने आप को मॉडर्न बता रहा है, उनके बच्चे बता रहे हैं, उनके पिता एक पुरानी परंपरा की चाल से, मतलब पुराने रीति रिवाज, पहले के लोग, बहुत पहले के लोग साइकिल चलाया करते थे, तो उनके पिताजी साइकिल पर जाएं,
ये उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये उन बच्चों की आधुनिकता के खिलाफ है। इसलिए वो क्या करने लगे हैं, पैदल ही जाने लगे हैं। बच्चों के अनुसार क्या है, साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे क्या चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले ले, स्कूटर से आया जाए। लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। लेकिन पिताजी को समहाउ मतलब किसी ना किसी तरीके से जो स्कूटर है बहुत ही बेकार सवारी मालूम होती है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। जब कार को मेंटेन ही नहीं किया जा सकता, अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता, तो उसकी बात सोचना भी बेकार है। स्कूटर उनको पसंद नहीं है, साइकिल बच्चे चलाने नहीं देते हैं, तो इसलिए वो पैदल जाते हैं। आ गई बात सबको समझ में यहाँ तक? यस। ठीक है। अच्छा, तो क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा जो मैंने अब तक पढ़ाया, क्या वहां पर तुम्हें कुछ भी लाइनों में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का कुछ अंतर विरोध पता चला कि नहीं चला? बताओ, बता सकते हो एक दो लाइन? तुम्हें कहां पर लगा कि यहाँ पर अंतर, दोनों में विरोध है? मैम एक तो अब है ना एनिवर्सरी मनाई जाती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल सही। और पहले के लोग साइकिल से जाया करते थे और अब कार। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रही हो, ठीक है ना। पहले तो क्या थी, पहले ये एनिवर्सरी सिल्वर वेडिंग नहीं मनाई जाती थी, ये तो बाद में कस्टम आया। और ये किसके चोंचले करे, अंग्रेजों ने चोंचले लगाए, ठीक है। तो लेकिन जो नए पीढ़ी के लोग, जैसे चड्डा है नया नया आया है, ठीक है, वो वेडिंग मनाने पर जोर दे रहा, भाई नहीं आप हमें कुछ ना कुछ तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और वो उसका विरोध कर रहे हैं, दोनों में अंतर विरोध है ना। वो एक तो मनाना चाहता है, एक नहीं मनाना चाहता है, ठीक है। दूसरा वो साइकिल पर जाने चाहते हैं, लेकिन बच्चे आधुनिक हो गए हैं, उन दोनों में अंतर विरोध हो गया है। वो नहीं चाहते कि मेरे पिताजी जो साइकिल पर जाए, या तो वो स्कूटर ले या वो कार ले। स्कूटर उनको पसंद नहीं है, कार वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या सोचा कि पैदल ही जाना मेरे लिए उचित होगा। तो हमारे सामने पीढ़ियों के बीच में ये दो विरोध की बातें, दो अंतर विरोधों की बातें आई, ठीक है। ये अपना यहाँ तक ये पेज कंप्लीट हो गया। कल अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस मैम। चलो बेटा, बाय सबको।